क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास बहुत सारे विचार, जानकारियां और आइडियाज तो हैं, लेकिन उन्हें सही ढंग से संभाल नहीं पाते? आप कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सोचते हैं, किसी मीटिंग में कोई अच्छा पॉइंट आता है, कोई किताब आपको प्रभावित करती है, लेकिन थोड़े समय बाद सब धुंधला हो जाता है। ये सारी जानकारियां या तो बिखर जाती हैं या फिर दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक इसी समस्या के समाधान के लिए है टियागो फोर्टे की किताब बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। ये किताब एक बहुत ही व्यवहारिक, सरल और गहराई से सोचने वाला तरीका बताती है जिससे हम अपनी डिजिटल जानकारी को इस तरह संभाल सकते हैं कि वह हमारे लिए हर वक्त उपलब्ध रहे, ठीक वैसे जैसे हमारा दिमाग काम करता है। हमारा दिमाग सोचने के लिए बना है, सब कुछ याद रखने के लिए नहीं। लेकिन हम उस पर बहुत ज्यादा लोड डालते हैं। हर दिन हम ढेर सारी चीजें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया, ईमेल, ब्लॉग्स, वीडियो, किताबें, लेकिन क्या हम उनमें से कुछ भी संभाल कर रख पाते हैं? जब किसी आइडिया की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो हम उसे ढूंढ नहीं पाते, और यहीं पर हम थकने लगते हैं, चीजें भूलने लगते हैं और लगातार फील होता है कि हम प्रोडक्टिव नहीं हैं। इस किताब में लेखक ये समझाते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को एक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं, जिसे वह सेकंड ब्रेन कहते हैं। ये डिजिटल दूसरा दिमाग ऐसा सिस्टम है जहां आप अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, विचार, अनुभव, नोट्स, कोट्स, लर्निंग्स और प्रोजेक्ट से जुड़ी बातें इस तरह रख सकते हैं कि जब आपको जरूरत हो तो वो तुरंत आपके सामने हो। इस किताब में लेखक ने यह नहीं कहा कि आपको सब कुछ याद रखना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि जो चीजें आपने पहले से सीखी हैं, जो आपको प्रभावित करती हैं या जो भविष्य में काम आ सकती हैं, उन्हें एक जगह कैद करना सीखो। सोचिए कि आप किसी विषय पर लिखना चाहते हैं और आपके पास पहले से उस पर कई नोट्स हैं जो आपने महीनों पहले सेव किए थे, तो आपको उस लेख के लिए दोबारा रिसर्च करने की जरूरत नहीं होगी। यही सेकंड ब्रेन का कमाल है। ये सिर्फ जानकारी स्टोर करने का तरीका नहीं, बल्कि जानकारी को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने का सिस्टम है। टियागो फोर्टे एक सिस्टम बताते हैं जिसे वो कोड कहते हैं, कैप्चर, ऑर्गेनाइज, डिस्टिल, एक्सप्रेस। मतलब आप जो भी विचार, जानकारी या कंटेंट आपको पसंद आता है, उसे सबसे पहले कैप्चर करो। फिर उसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि वो बाद में आसानी से मिले। फिर उसे डिस्टिल यानी सारगर्भित बनाओ ताकि लंबे नोट्स पढ़ने की बजाय आपको केवल उनका सार याद रहे। और अंत में उस जानकारी को एक्सप्रेस करो, यानी उसे किसी काम में बदलो, जैसे प्रोजेक्ट्स, लेख, वीडियो या निर्णय लेने में। इस पूरे सिस्टम का उद्देश्य है कि आप अपनी डिजिटल जानकारी को केवल इकट्ठा न करें, बल्कि उसका व्यवहारिक रूप से उपयोग करें। इस किताब का मुख्य संदेश है कि जानकारी एक संपत्ति है, लेकिन तभी जब आप उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं लेकिन उनसे कुछ निकाल नहीं पाते, जो रोज नए नए आइडियाज सोचते हैं लेकिन उन्हें कभी अमल में नहीं ला पाते, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट्स और कंटेंट पर काम करते हैं, जैसे लेखक, यूट्यूबर, डिजाइनर, कोच, शिक्षक और कंटेंट क्रिएटर। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने डिजिटल नोट्स को एक सिस्टम में रख लेते हैं तो आपका दिमाग हल्का महसूस करता है। आप ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं, आपके पास पुराने अनुभवों और जानकारियों का खजाना होता है और आप उनसे नए कनेक्शन बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको बार बार नया सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि पुराने विचारों को नए संदर्भ में इस्तेमाल करना सीखना है। टियागो फोर्टे खुद एक समय में बहुत बीमार थे और उस समय उन्होंने ये सिस्टम अपनी जरूरत से बनाया। उनका शरीर उन्हें थकान की वजह से काम नहीं करने देता था, लेकिन दिमाग में बहुत सारे विचार थे। तब उन्होंने ये सीखा कि अगर दिमाग की जगह एक डिजिटल जगह हो जहां सब कुछ ठीक से रखा जा सके, तो मानसिक तनाव कम हो जाता है और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। उन्होंने इसे इतना प्रभावशाली पाया कि बाद में उन्होंने हजारों लोगों को यही सिस्टम सिखाया और अब यह एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। इस किताब का सबसे बेहतरीन पहलू यह है कि इसमें आपको एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम मिलता है, जिसे आप किसी भी ऐप जैसे नोशन, एवरनोट, गूगल कीप या सिंपल फोल्डर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ आपको नोट्स लेने नहीं सिखाती, बल्कि आपको ये सिखाती है कि उस जानकारी को कैसे इस्तेमाल करें ताकि वह आपके विचारों को, निर्णयों को और प्रोजेक्ट्स को बेहतर बना सके। ये केवल उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है। यह एक सोचने का नया तरीका है कि हम कैसे अपने दिमाग को आजाद करें ताकि वह नई चीजें सोच सके, पुराने में खोया न रहे। जब आप अपने दिमाग को हर छोटी बड़ी जानकारी याद रखने से मुक्त कर देते हैं, तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो आइए इसके विभिन्न भागों को एक एक करके समझते हैं। चैप्टर 1, व्हाई इज सेकंड ब्रेन? आज के डिजिटल युग में हम हर दिन हजारों जानकारियों के संपर्क में आते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया से सीखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और ढेर सारी नई बातें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या हम वाकई उस ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग कर पाते हैं? ज्यादातर मामलों में जवाब होता है नहीं।
कारण ये नहीं कि हम सीखना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि हम जो सीखते हैं उसे एकत्र करने और सही समय पर इस्तेमाल करने की कोई प्रणाली नहीं रखते। हम सोचते हैं कि हम याद रखेंगे, लेकिन दिमाग सब कुछ संभाल नहीं पाता। यही कारण है कि टियागो फोर्टे की किताब बिल्डिंग अ सेकेंड ब्रेन में बताया गया सिस्टम आज के समय में बेहद जरूरी और प्रासंगिक बन गया है। हमारा दिमाग अद्भुत है, लेकिन इसकी एक सीमा है। ये सोचने के लिए बना है, याद रखने के लिए नहीं। जब हम इस पर हर जानकारी को स्टोर करने का दबाव डालते हैं तो दिमाग बोझिल हो जाता है। इससे हमारी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। हम बार बार वही बातें दोहराते हैं जिनका हल पहले ही हमारे दिमाग से निकल चुका है, लेकिन हमने उसे कहीं सहेजा नहीं, इसलिए फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। इससे समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती है। इसी समस्या को हल करने के लिए लेखक सेकेंड ब्रेन की अवधारणा लेकर आते हैं। ये कोई तकनीकी चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपनी जरूरी और उपयोगी जानकारी को डिजिटल रूप में किसी ऐप या सिस्टम में स्टोर करते हैं ताकि जब भी हमें उसकी जरूरत हो वो तुरंत उपलब्ध हो जाए। ये सिस्टम किसी एक एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है। आप इसे एवरनोट, नोशन, गूगल डॉक्स, ऑब्सिडियन या साधारण फोल्डर्स और फाइलों के जरिए भी बना सकते हैं। जरूरी बात यह नहीं कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आपके पास जानकारी को पकड़ने, संगठित करने और उसका सार निकालकर प्रयोग में लाने की एक स्पष्ट रणनीति है। सेकेंड ब्रेन हमें कई तरह से लाभ देता है। सबसे पहला फायदा यह है कि आपकी सीखी हुई कोई भी चीज खोती नहीं है। आपने कोई अच्छा विचार सुना, किसी किताब का बढ़िया अंश पढ़ा, कोई जरूरी कोटेशन मिला, आप उसे तुरंत अपने सेकेंड ब्रेन में सेव कर सकते हैं। इससे जब भी आप कोई प्रोजेक्ट या लेख लिखने बैठेंगे तो आपको नई रिसर्च की जरूरत नहीं होगी। पुरानी जानकारियां आपके सामने होंगी। दूसरा फायदा यह है कि आपका असली दिमाग फालतू की याददाश्त से मुक्त हो जाएगा और सोचने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। जब आप हर समय कुछ न कुछ याद रखने के चक्कर में रहते हैं तो आप वर्तमान में नहीं जी पाते। लेकिन जब आप आश्वस्त होते हैं कि जरूरी बातें कहीं सुरक्षित हैं, तो आपका दिमाग हल्का महसूस करता है और आप ज्यादा गहराई से सोच सकते हैं। तीसरा लाभ यह है कि आप ज्यादा रचनात्मक बन जाते हैं। रचनात्मकता सिर्फ नई चीजें सोचने में नहीं होती, बल्कि पहले से मौजूद विचारों को जोड़ने, दोहराने और नया संदर्भ देने में होती है। जब आपके पास वर्षों की जानकारी व्यवस्थित रूप में एक जगह होती है तो आप उनमें से नए कनेक्शन बना सकते हैं। इससे आपके विचार गहरे और विशिष्ट बनते हैं। इसके अलावा सेकेंड ब्रेन आपके निर्णय लेने की क्षमता को तेज करता है। जब कोई फैसला लेना हो और आपके पास उससे जुड़ी पुरानी जानकारियां हो तो आप जल्दी और आत्मविश्वास से फैसला कर सकते हैं। आप भावनाओं के बहाव में नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर सोचते हैं। ये बात निजी जीवन से लेकर पेशेवर कामों तक में मदद करती है। ये सिस्टम आपकी लर्निंग को भी स्थायी बनाता है। आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उसे दोहराते, समझते और प्रयोग में लाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपने कोई बात सिर्फ पढ़ी है तो कुछ समय में भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसे सेव किया, बार बार देखा और इस्तेमाल किया तो वो आपके ज्ञान का हिस्सा बन जाएगी। लेखक खुद बताते हैं कि उन्होंने ये सिस्टम तब बनाया जब वे गंभीर रूप से बीमार थे। उनका शरीर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन दिमाग में बहुत सारे विचार थे। वे उन्हें खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें एक डिजिटल सिस्टम में सहेजना शुरू किया। धीरे धीरे ये आदत एक पूरी कार्यप्रणाली बन गई जिसे आज लाखों लोग अपनाते हैं। सेकेंड ब्रेन सिर्फ किसी लेखक, शोधकर्ता या कोच के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो सीखना चाहता है, सोचता है, निर्णय लेता है, कुछ नया बनाता है या किसी भी तरह से अपने विचारों को कार्य में बदलना चाहता है। छात्र इससे अपने पढ़ाई के नोट्स बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर अपने स्क्रिप्ट, आइडियाज और संसाधनों को संरचित रूप में रख सकते हैं। ऑफिस में काम करने वाले लोग अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बात को एक जगह रख सकते हैं। यह हर क्षेत्र में काम आता है। सेकेंड ब्रेन बनाना एक नई सोच है, ये तकनीक से ज्यादा एक मानसिकता है। ये कहता है कि हमारा समय, ध्यान और ऊर्जा अमूल्य है। हमें उन्हें बार बार दोहराने में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उनका उपयोग आगे बढ़ने में करना चाहिए। जब आप जानकारियों को सहेजना सीख जाते हैं तो आप भविष्य के लिए खुद को सशक्त करते हैं। आप अपने दिमाग को भरोसेमंद दोस्त बना लेते हैं जो हर समय आपके साथ होता है। भले ही असली दिमाग थक जाए, आपका सेकेंड ब्रेन कभी नहीं थकता। इसलिए सेकेंड ब्रेन बनाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि वह आधार है जिस पर आप अपने ज्ञान, प्रोजेक्ट और पूरे भविष्य को संगठित और मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 2, कोड मेथड। टियागो फोर्टे की किताब बिल्डिंग अ सेकेंड ब्रेन का दूसरा अध्याय हमें एक बेहद उपयोगी और स्पष्ट कार्यप्रणाली सिखाता है, जिसे लेखक ने कोड मेथड नाम दिया है। ये 4 चरणों में बंटी हुई एक ऐसी प्रणाली है जो हमें जानकारी को सिर्फ इकट्ठा करने ही नहीं,
बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाती है। कोड का पूरा अर्थ है कैप्चर, पकड़ना, ऑर्गेनाइज, संगठित करना, डिस्टिल, निचोड़ निकालना, एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना। जब हम किताबें पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ प्रेरणादायक सुनते हैं या कोई नया आइडिया दिमाग में आता है, तो जरूरी होता है कि हम उस ज्ञान को एक भरोसेमंद सिस्टम में संजो लें। लेकिन ज्यादातर लोग केवल जानकारी को इकट्ठा करते रहते हैं और उसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। कोड मेथड इसी समस्या का हल है। यह न सिर्फ जानकारी को संभालता है, बल्कि उसे इस रूप में ढालता है कि हम भविष्य में उसे तुरंत प्रयोग में ला सकें। कैप्चर, पकड़ो। इस चरण का उद्देश्य है, जब भी कोई अच्छा विचार, विचारणीय बात या कोई ऐसी जानकारी सामने आए जो भविष्य में काम आ सकती है, तो उसे तुरंत पकड़ लो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर चीज को सेव करने लगो। केवल वही बात पकड़नी है जो आपके किसी प्रोजेक्ट, लक्ष्य या सोच से जुड़ी हो। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि वे हर चीज को सेव करते जाते हैं, जिससे उनका सिस्टम भरा हुआ और बेमतलब हो जाता है। तियागो फोर्टे कहते हैं कि आपका सेकंड ब्रेन कोई भंडार नहीं है, यह एक कार्यशाला है। इसका मतलब है कि केवल वही चीजें रखें जो आपकी सोच को आगे बढ़ाएं। इस स्टेप में आप टेक्स्ट, वॉइस नोट्स, स्क्रीनशॉट्स, क्लिपिंग्स या मैनुअल नोट्स के माध्यम से आइडिया कैप्चर कर सकते हैं। एवरनोट, नोशन, गूगल कीप, एप्पल नोट्स जैसे टूल्स इसमें मदद करते हैं। कैप्चर करने का मतलब है अपने दिमाग से बाहर निकालकर किसी भरोसेमंद स्थान में रखना, ताकि वह भविष्य में आसानी से उपलब्ध हो। ऑर्गेनाइज, संगठित करो। जानकारी को पकड़ लेने के बाद अगला स्टेप है उसे इस तरीके से व्यवस्थित करना कि जब भी जरूरत हो, वो बिना किसी खोजबीन के तुरंत मिल जाए। कोड मेथड इस स्टेप के लिए एक और सिस्टम सजेस्ट करता है जिसे परा कहा जाता है। प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज, आर्काइव्स। प्रोजेक्ट्स वे चीजें होती हैं जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं। एरियाज वो क्षेत्र हैं जिनकी आप निरंतर देखरेख करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर। रिसोर्सेज वो जानकारी होती है जो भविष्य में काम आ सकती है। आर्काइव्स वो फाइलें हैं जिनका अभी कोई काम नहीं, लेकिन उन्हें हटाया भी नहीं जा सकता। जब आपकी जानकारी इन 4 श्रेणियों में व्यवस्थित हो जाती है, तो आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। आपको पता होता है कि कौन सी बात कहां रखी है और वो कैसे काम में लाई जा सकती है। तियागो फोर्टे मानते हैं कि व्यवस्थित जानकारी ही असली संपत्ति होती है। जो लोग जानकारी को सही तरीके से संगठित करना जानते हैं, वही लोग तेजी से निर्णय ले पाते हैं और समय का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। डिस्टिल, सार निकालो। अब जबकि आपने जानकारी कैप्चर और ऑर्गेनाइज कर ली है, अगला स्टेप है उसका निचोड़ निकालना। मतलब ये कि बड़ी बड़ी बातों, लंबे लेखों या जटिल विचारों को इस तरह से सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट बना देना कि वे जरूरत पड़ने पर तुरंत उपयोगी साबित हों। डिस्टिल करने का अर्थ है जानकारी को इतना सरल बना देना कि आपको बाद में पूरा नोट पढ़ने की जरूरत न पड़े। सिर्फ 1 या 2 पंक्तियां पढ़कर ही आपको उसका सार याद आ जाए। लेखक इसे प्रोग्रेसिव समराइजेशन कहते हैं, जहां आप हर बार जानकारी को छोटे, साफ हिस्सों में बदलते जाते हैं। जैसे अगर आपने किसी किताब से 2 पेज के नोट्स बनाए हैं, तो उनमें से सबसे जरूरी 5-6 लाइनें हाईलाइट करें। फिर अगली बार सिर्फ उन्हीं हाईलाइट्स को और छोटा करके 1-2 पंक्तियां लिखें और आखिर में एक लाइन में उस पूरे विचार का सार दें। इससे आपका दिमाग बार बार पूरी फाइल को स्कैन करने की बजाय एक पंक्ति में जरूरी बात पकड़ सकता है। ये प्रक्रिया जानकारी को मस्तिष्क के अनुकूल बनाती है। जितनी कम मेहनत में जितना ज्यादा समझ आ सके, वही सबसे प्रभावी ज्ञान होता है। एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करो। सेकंड ब्रेन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जानकारी को इस्तेमाल करना। आपने जितनी भी बातें सीखी, उन्हें केवल सहेजकर रखने का कोई फायदा नहीं अगर आप उन्हें जीवन में लागू न करें। लेखक कहते हैं, हम सीखने के लिए नहीं, करने के लिए सीखते हैं। इसलिए इस चरण में हम अपने संग्रहित ज्ञान को लेखन, प्रस्तुति, वीडियो, बातचीत, निर्णय या किसी रचनात्मक कार्य के रूप में बाहर लाते हैं। एक्सप्रेस करने का अर्थ है आपके विचारों को दुनिया के सामने लाना। जब आप दूसरों को सिखाने या समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी समझ और गहरी हो जाती है। लेखक यही कहते हैं कि आप तभी सच्चे अर्थों में सीखते हैं जब आप उस ज्ञान को व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेस स्टेप हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान को बार बार पढ़ने से बेहतर है कि आप उसे कार्य में बदलें। जब आप अपने सेकंड ब्रेन में से एक पुराना विचार उठाते हैं और उससे कोई लेख, वीडियो या प्रस्तुति बनाते हैं, तो वो ज्ञान आपकी रचना का हिस्सा बन जाता है और तब वो वाकई आपकी अपनी पूंजी बन जाती है। इस पूरे कोड मेथड का उद्देश्य एक ही है, जानकारी को निष्क्रिय से सक्रिय बनाना। बहुत लोग जानकारी तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसे कभी प्रयोग नहीं कर पाते। कोड मेथड इस दूरी को मिटाता है और आपको एक ऐसा ढांचा देता है जिससे आप अपनी सोच, ज्ञान और अनुभव को व्यवस्थित रूप में दुनिया के सामने ला सकें। तियागो फोर्टे इस अध्याय में हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सेकंड ब्रेन कोई केवल टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रणाली है। ये हमें अधिक स्पष्ट, केंद्रित और रचनात्मक बनाती है। कोड मेथड इसका मूल है,
जो ये सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सीख को कार्य में बदल सकते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरणा देता है कि हम सिर्फ संग्रहकर्ता नहीं, क्रिएटर बने। केवल जानकारी के उपभोक्ता नहीं, बल्कि उपयोगकर्ता और प्रसारक बने। यही है एक मजबूत सेकंड ब्रेन की असली ताकत। चैप्टर 3, परा सिस्टम। तियागो फोर्टे द्वारा विकसित किया गया परा सिस्टम सेकंड ब्रेन की रीढ़ की हड्डी है। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक साधारण लेकिन शक्तिशाली संरचना के जरिए हम अपने डिजिटल जीवन की जानकारी को साफ, सुलझा और कार्य उन्मुख बना सकते हैं। परा का मतलब है प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज, आर्काइव्स। ये 4 श्रेणियां हमारी पूरी डिजिटल जानकारी को इस तरह से बांटती हैं कि हमें कभी भी खोजबीन या उलझन का सामना न करना पड़े। जब हमारा ज्ञान एक साफ सिस्टम में रखा होता है तो हमारा दिमाग राहत महसूस करता है और स्पष्टता से सोच पाता है। परा सिस्टम का यही उद्देश्य है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स वे सभी कार्य होते हैं जिन पर आप फिलहाल काम कर रहे हैं और जिन्हें एक निश्चित समय सीमा में पूरा करना है। जैसे कि कोई वीडियो बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, इंटरव्यू की तैयारी करना, वेबसाइट डिजाइन करना आदि। एक प्रोजेक्ट हमेशा एक डेडलाइन के साथ आता है। यह अस्थायी होता है और इसका एक निश्चित रिजल्ट होता है। परा सिस्टम में प्रोजेक्ट सेक्शन ऐसा होता है जहां आपकी सारी एक्टिव फाइलें होती हैं। वे नोट्स, आइडियाज, लिंक्स और सामग्री जो किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में काम आ रही हैं। लेखक बताते हैं कि यदि किसी जानकारी का सीधा संबंध किसी प्रोजेक्ट से है तो उसे यहीं रखा जाना चाहिए। इससे समय की बचत होती है और फोकस बना रहता है। इसके बाद आता है एरियाज। एरियाज वो जिम्मेदारियां होती हैं जिनका हमें नियमित ध्यान रखना होता है, जिनका कोई निश्चित अंत नहीं होता। जैसे हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, करियर डेवलपमेंट आदि। यह वे क्षेत्र हैं जहां निरंतर देखभाल और सुधार की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए फिटनेस कोई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक एरिया है, क्योंकि आप हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहेंगे। इसी तरह प्रोफेशनल ग्रोथ एक एरिया है जिसमें आप समय समय पर नए कोर्सेज, किताबें या स्किल्स जोड़ते रहेंगे। परा सिस्टम का यह हिस्सा हमारे जीवन की लंबी अवधि की प्राथमिकताओं को साफ करता है। तीसरी श्रेणी है रिसोर्सेज। यह वह जगह है जहां आप वह सारी जानकारी जमा करते हैं जो आपके लिए भविष्य में उपयोगी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में किसी प्रोजेक्ट या एरिया से सीधा संबंध नहीं रखती। उदाहरण के लिए आप किसी किताब के नोट्स, प्रेरणादायक उद्धरण, केस स्टडीज, यूट्यूब लिंक, रिसर्च पेपर्स आदि को यहां सेव कर सकते हैं। लेखक इसे हमारे डिजिटल लाइब्रेरी की तरह मानते हैं। ये सेक्शन तब बेहद उपयोगी होता है जब आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और आपको पुरानी स्टडी, अनुभव या जानकारी की जरूरत होती है। रिसोर्सेज वह खजाना है जहां से नए आइडिया और संदर्भ निकाले जा सकते हैं। आखिर में आता है आर्काइव्स। यह वह जगह है जहां आप उन प्रोजेक्ट्स, एरियाज या रिसोर्सेज को रख देते हैं जिनका अब कोई सक्रिय उपयोग नहीं है, लेकिन आप उन्हें हटाना नहीं चाहते क्योंकि कभी न कभी वे भविष्य में काम आ सकते हैं। जैसे कोई पुराना क्लाइंट प्रोजेक्ट जो अब पूरा हो चुका है, या कोई रिपोर्ट जो अब अप्रासंगिक है लेकिन संदर्भ के लिए रखनी है। आर्काइव्स आपको डिजिटल क्लटर से बचाता है क्योंकि इसमें रखी गई जानकारी आपके सामने नहीं आती लेकिन सुरक्षित रहती है। इससे आपका बाकी सिस्टम साफ और एक्टिव बना रहता है। तियागो फोर्टे इस अध्याय में ये बात बार बार दोहराते हैं कि परा सिस्टम केवल जानकारी को सहेजने का तरीका नहीं है, यह एक कार्यशैली है। ये सिस्टम आपको ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि किसी जानकारी का उपयोग कैसे और कहां होगा। जब आप कोई नोट सेव करते हैं तो आपको तय करना होता है कि यह किस सेक्शन में फिट बैठता है। क्या ये किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा है? क्या ये किसी नियमित जिम्मेदारी से संबंधित है? या ये केवल भविष्य के लिए एक संदर्भ सामग्री है? लेखक का मानना है कि परा सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह एक बार की मेहनत नहीं है, बल्कि यह लगातार खुद को अपडेट करता है। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट खत्म होता है, वह आर्काइव्स में चला जाता है। कोई नया काम शुरू होता है तो वो प्रोजेक्ट्स में जुड़ जाता है। आपकी लाइफ की प्राथमिकताएं बदलती हैं तो एरियाज अपडेट होता है और रिसोर्सेज तो लगातार समृद्ध होता ही रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय में सामने आती है वो ये है कि परा सिस्टम टूल निरपेक्ष है। यह एक मानसिक ढांचा है, आपको बस ये समझना है कि कौन सी जानकारी कहां फिट बैठती है। तियागो फोर्टे ये भी कहते हैं कि परा सिस्टम का उपयोग शुरू करने के लिए आपको अपने पुराने सारे फोल्डर्स को छानने की जरूरत नहीं है। बस आज से जो भी नई जानकारी आए उसे सही जगह पर रखना शुरू कर दें। धीरे धीरे पुराना डेटा भी इसी स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाएगा और आपकी डिजिटल दुनिया साफ सुथरी लगने लगेगी। इस अध्याय का असली सार यही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानकारी एक बोझ न बनकर एक कार्यशील संपत्ति बने तो उसे किसी सिस्टम में रखिए। परा सिस्टम वह खाका देता है जिससे आप हर फाइल, हर नोट और हर आइडिया को उनके सही स्थान पर रख सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा बल्कि मानसिक ऊर्जा भी बचेगी और आप बिना उलझन के अपने सबसे जरूरी कामों पर फोकस कर सकेंगे।
यह अध्याय सेकंड ब्रेन की ताकत को जमीन पर उतारता है, न किसी जटिल ऐप की जरूरत, न किसी भारी तकनीकी ज्ञान की। बस 4 आसान खांचे, प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज, आर्काइव्स और आपकी पूरी जानकारी नियंत्रण में, आपके दिमाग का बोझ हल्का और आपका फोकस धारदार। चैप्टर 4, प्रोग्रेसिव समराइजेशन। टियागो फोर्टे की किताब बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन का चौथा अध्याय एक ऐसी तकनीक को उजागर करता है जो जानकारी को धीरे धीरे और समझदारी से सारगर्भित करने में मदद करती है। इसका नाम है प्रोग्रेसिव समराइजेशन, यानी क्रमशः सार संक्षेप करना। इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने द्वारा कैप्चर की गई जानकारी को इस तरीके से छांटें और संक्षेप करें कि वह भविष्य में कम से कम समय में सबसे ज्यादा काम आ सके। बहुत से लोग नोट्स तो बना लेते हैं, किताबें पढ़कर टुकड़ों में बातें लिखते हैं, आर्टिकल सेव करते हैं, पर फिर वो जानकारी इतनी बिखरी और भारी हो जाती है कि जब जरूरत हो तब हम उसे ढूंढ नहीं पाते या पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। प्रोग्रेसिव समराइजेशन इसी समस्या को हल करता है। ये प्रक्रिया जानकारी को कई परतों में बांटती है। हर बार जब हम उसे फिर से देखते हैं तो उसे और भी ज्यादा स्पष्ट, छोटा और सारगर्भित बनाते हैं। इसका पहला लेवल है रॉ नोट्स, यानी मूल जानकारी। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी और उससे 3 पेज के नोट्स बनाए। ये आपके सबसे पहले कैप्चर किए गए नोट्स हैं। यहां सब कुछ लिखा हुआ होता है, हर विचार, हर उदाहरण, हर लाइन जो आपको उस समय जरूरी लगी। दूसरा लेवल है हाइलाइटिंग, यानी हाइलाइट करना। अब आप इन 3 पेजों को दोबारा पढ़ते हैं और उनमें से सबसे जरूरी, प्रासंगिक और प्रभावशाली लाइनें हाइलाइट कर देते हैं। इससे आपका मस्तिष्क जानता है कि अगली बार पढ़ते समय केवल हाइलाइटेड हिस्से पर ध्यान देना है। यह समय बचाने का पहला कदम है। तीसरा लेवल है बोल्ड हाइलाइटिंग। जब आप दोबारा इस नोट को पढ़ते हैं तो हाइलाइट किए गए हिस्सों में से भी सबसे जरूरी चीजों को मोटे अक्षरों में बोल्ड कर देते हैं। अब आपके पास सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा बचता है जो असल में सबसे जरूरी है, वो विचार जो आपकी समझ, काम या जीवन में सबसे ज्यादा योगदान देगा। चौथा स्तर है समराइज्ड नोट्स। अब आप उन बोल्ड हिस्सों को देखकर एक छोटा सा सार लिखते हैं, सिर्फ 2 या 3 पंक्तियां जो पूरी जानकारी का सार दे दें। यह ऐसा होता है जैसे आपने पूरी किताब, पूरा लेख या पूरा विचार बस एक छोटे से एक्सट्रैक्ट में बदल दिया हो। अब जब आप इस नोट को कभी भविष्य में खोलेंगे तो केवल वह सार पढ़ना होगा और आपको पूरी बात याद आ जाएगी। और अंत में आता है रिमिक्स या एक्सप्रेशन। इस स्तर पर आप उस जानकारी को किसी क्रिएटिव आउटपुट में बदलते हैं, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट, वीडियो स्क्रिप्ट, सोशल मीडिया पोस्ट या किसी दोस्त को समझाना। ये स्टेप वह जगह है जहां सीखी हुई बात अब व्यवहार में लाई जाती है। यहीं पर जानकारी स्थायी रूप से आपकी सोच और व्यक्तित्व का हिस्सा बनती है। टियागो फोर्टे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हर चीज को संक्षेप में रखने की आदत बनानी चाहिए। दिमाग वही बातें जल्दी पकड़ता है जो स्पष्ट और सरल हों। यही कारण है कि प्रोग्रेसिव समराइजेशन में सब कुछ धीरे धीरे घटता है। पहली बार पूरी बात, फिर जरूरी लाइनें, फिर उनका भी निचोड़, फिर उसका सार और अंत में व्यवहार। ये प्रक्रिया एक बार में नहीं होती। ये तब होती है जब आप बार बार अपनी जानकारी के पास लौटते हैं। हर बार आप कुछ नया सोचते हैं, कुछ और कटौती करते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों को और बेहतर बनाते जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है। हर बार थोड़ी थोड़ी कटाई से आखिरी में एक सुंदर मूर्ति बनती है। इस अध्याय का एक बेहद शक्तिशाली संदेश है। हम जानकारी को इसलिए नहीं कैप्चर करते कि उसे फिर से पढ़ें, बल्कि इसलिए कि उसे बेहतर सोच के लिए इस्तेमाल करें। जब हम हर बार जानकारी को छोटा और असरदार बनाते हैं तो वो जानकारी हमारे विचारों का हिस्सा बनती है। और यही किसी सेकंड ब्रेन का असली उद्देश्य है, ऐसा ज्ञान जो तुरंत एक्सेस हो और तुरंत काम में आ सके। टियागो फोर्टे ये भी कहते हैं कि प्रोग्रेसिव समराइजेशन का फायदा सिर्फ पढ़ाई या काम तक ही सीमित नहीं है। आप अपनी लाइफ के निर्णयों, रिश्तों, इमोशनल अनुभवों, किसी भी जर्नल एंट्री या थेरेपी नोट्स पर भी यह तरीका अपना सकते हैं। जब आप अपने अनुभवों को भी इसी प्रक्रिया में डालते हैं तो आप उन अनुभवों से असल में कुछ सीखने लगते हैं, न कि उन्हें केवल ज़हन में दबाकर भूल जाते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि आपको एक बार में सब कुछ परफेक्ट नहीं करना है। सिर्फ पहले कदम से शुरू करें, जानकारी कैप्चर करें और अगली बार जब उस पर लौटे तो उसे थोड़ा बेहतर बनाएं। धीरे धीरे वह नोट इतना तेज और पॉलिश हो जाएगा कि जब भी आपको जरूरत होगी बस एक नजर डालना काफी होगा। प्रोग्रेसिव समराइजेशन न केवल आपकी जानकारी को स्मार्ट बनाता है बल्कि आपकी सोच को भी शार्प करता है। आप चीजों को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं, निर्णय बेहतर लेने लगते हैं और दूसरों के साथ विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से साझा करने में सक्षम हो जाते हैं। यही एक सफल सेकंड ब्रेन की पहचान है। यदि आप सेकंड ब्रेन बनाना चाहते हैं जो आपकी असली जिंदगी में रोज मदद करे तो इस अध्याय की तकनीक को अपनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह न सिर्फ नोट्स को पढ़ने लायक बनाता है बल्कि उन्हें जीने लायक भी बना देता है। चैप्टर 5, शेयर योर नॉलेज। टियागो फोर्टे इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ज्ञान का असली मूल्य तब है जब उसे साझा किया जाए।
हम अपने सेकंड ब्रेन में ढेरों जानकारी, विचार और सीखे जमा करते हैं, लेकिन यदि वो सब केवल हमारे ही भीतर सिमटा रहे तो वो एक निष्क्रिय खजाना बनकर रह जाता है। इस अध्याय में लेखक ये समझाते हैं कि अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत विकास का भी हिस्सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं किसी को क्या सिखा सकता हूं? लेकिन टियागो इस मिथक को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जब आप किसी विषय पर एक कदम भी आगे होते हैं तो आप उस ज्ञान को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोगी बना सकते हैं जो अभी उस सफर की शुरुआत कर रहा है। मतलब, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना पड़ता, बस जो आपने अभी तक सीखा है उसे दिल से साझा करना होता है। सेकंड ब्रेन एक तरह का पर्सनल नॉलेज आर्काइव है, लेकिन इसे तभी जीवंत बनाया जा सकता है जब आप इस ज्ञान को जीवन में लागू करें और दूसरों को उसमें भागीदार बनाएं। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, उसमें से 10 अहम बातें निकाली, उन्हें प्रोग्रेसिव समराइजेशन के जरिए छोटे और प्रभावशाली नोट्स में बदला। अब अगला कदम है कि इस ज्ञान को किसी ईमेल, ब्लॉग पोस्ट, यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया के जरिए लोगों के साथ बांटा जाए। टियागो का मानना है कि शेयरिंग इज नॉट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, इट इज द बिगिनिंग। यानी जब आप किसी जानकारी को शब्दों में ढालकर साझा करते हैं, तभी असल में आपकी समझ पक्की होती है। किसी चीज को दूसरों को समझाने की प्रक्रिया में आपको खुद उसमें नई गहराई नजर आने लगती है। कई बार जो बातें आपको अधूरी लगती थी, वो स्पष्टीकरण के प्रयास में स्पष्ट हो जाती हैं। अध्याय में टियागो जस्ट इन टाइम शेयरिंग की एक शक्तिशाली रणनीति साझा करते हैं। इस विचार का अर्थ है कि जब भी आपको अपने नोट्स या जानकारी में से कोई विचार उपयोगी लगे तो तुरंत उसे शेयर कर दें, बिना ये सोचे कि यह पूरी तरह तैयार है या नहीं। इस सोच से आप परफेक्शन के जाल में नहीं फंसते और आपके विचारों का फ्लो बना रहता है। वे बताते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें जबरदस्ती कुछ नया कहना होगा, जबकि सच्चाई यह है कि असल मायने में पर्सनल एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने डीप वर्क पर एक लेख पढ़ा और उससे एक बात आपके मन में गूंज गई, तो बस उस बात को कैसे आपने अपने काम में आजमाया, ये किसी के लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। यह ओरिजिनलिटी नहीं, बल्कि ऑथेंटिसिटी का युग है। इस अध्याय में एक और दिलचस्प विचार आता है, शेयर व्हाट यू आर लर्निंग व्हाइल यू आर लर्निंग इट। यानी आप जिस चीज को अभी सीख रहे हैं उसी के बारे में बात करें। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, आप सिखाने के लिए और बेहतर ध्यान से सीखते हैं, और दूसरा, लोग आपकी जर्नी से जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि आप भी एक सामान्य इंसान हैं जो प्रयास कर रहा है। टियागो ये भी समझाते हैं कि हर बार कुछ साझा करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक अच्छा पैराग्राफ, एक नोट, एक उद्धरण या एक केस स्टडी ही पर्याप्त होती है। शेयरिंग का मतलब यह नहीं कि आपको किताब लिखनी है या लंबा लेख बनाना है। छोटी चीजें भी बहुत बड़े असर डाल सकती हैं। इस अध्याय में एक और गहरा संदेश छिपा है कि किसी के काम आना, किसी की राह आसान बनाना, यह अपने आप में फुलफिलमेंट का एक स्रोत है। जब आप अपनी सोच को किसी की मदद के लिए प्रयोग करते हैं तो आपको मानसिक शांति, आत्मसंतुष्टि और सामाजिक कनेक्शन तीनों मिलते हैं। ये केवल एक डिजिटल आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक मानवीय अनुभव है। टियागो हमें एक अभ्यास का सुझाव भी देते हैं। जब भी आप कोई जानकारी संग्रह करें, जैसे किसी किताब से नोट्स, तो खुद से यह प्रश्न पूछें, ये जानकारी किसके काम आ सकती है और मैं इसे किस रूप में साझा कर सकता हूं? ये स्वचालित आदत आपको धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति में बदल देगी जो सिर्फ सीखता नहीं, बल्कि दूसरों को भी सीखने का रास्ता दिखाता है। और अंत में लेखक कहते हैं कि आपका सेकंड ब्रेन तभी सबसे ताकतवर बनता है जब वो दूसरों की सेवा में उपयोग हो। जब आप लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करते हैं तो आपका दायरा बढ़ता है, आपके विचारों को मान्यता मिलती है और आपकी सीख स्थायी बनती है। तो अगली बार जब आप कोई किताब पढ़ें, कोई वीडियो देखें या कोई विचार मन में आए, तो उसे सिर्फ अपने पास न रखें, उसे बांटें। वह किसी की सोच बदल सकता है, किसी को प्रेरणा दे सकता है और शायद किसी की जिंदगी भी। ऐसे और ऑडियो बुक समरीज, प्रोडक्टिविटी किताबों के सार और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कुछ भी मिस न हो। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और बेहतरीन सामग्री लाने के लिए मोटिवेट करता है।